उदारवाद में मुख्यतः व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है और ये स्वतंत्रता लॉक, मिल और हॉबहाउस के अनुसार विभिन्न प्रकार की है। इसमें सबसे पहले नागरिक या सिविल स्वतंत्रता का पक्ष लिया गया। यह स्वतंत्रता स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था का विरोध करती है। उनका मानना है कि कानून की सत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के वर्गीय विशेष अधिकार समाप्त होने चाहिए तथा व्यक्ति को अपनी इच्छा के हिसाब से जीवन का अधिकार होना चाहिए। साथ ही आर्थिक और वित्तीय स्वतंत्रता का पक्ष लिया गया। इसमें बिना उत्तरदायित्व के और बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का सिद्धांत लागू हुआ। आर्थिक क्षेत्र में यदभाव्यम का सिद्धांत अर्थात राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन किया गया। यदभाव्यम का सिद्धांत एक मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें ये माना जाता है कि मांग और आपूर्ति के नियम स्वयं वस्तु के मूल्य और उसके उत्पादन को निर्धारित करने में सक्षम है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन लॉक और मिल के द्वारा किया गया है। ये लोग किसी भी प्रकार की शासकीय और धार्मिक निरंकुशता का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता के साथ विचार, भाषण और धार्मिक विश्वास की भी स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। व्यक्ति के साथ जन्म, वर्ण, संपत्ति, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पद, व्यवसाय और अन्य सुविधाओं का उपभोग भी वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि समान रूप से सभी को इसके उपयोग का अधिकार होना चाहिए। उदारवाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भी समर्थन किया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से यहाँ तात्पर्य राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन से है। इसके साथ ही जातीय समानता को भी स्वीकार किया गया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर बल प्रयोग का विरोध किया गया तथा विश्व शांति की स्थापना का समर्थन किया गया है। अंत में राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए हॉबहाउस ने कहा कि ये उदारवाद की सबसे बड़ी देन है। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि राज्य के कार्य में सभी लोगों को सक्रिय भागीदारी का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो प्रतिनिधियों को चुनने का हो, स्वयं निर्वाचित होने का हो, सार्वजनिक पद को ग्रहण करने का हो। साथ ही राजनीतिक कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक विवाद करने का भी अधिकार इसी स्वतंत्रता में शामिल है। उदारवादी विचारधारा की समस्त उपलब्धियों के बावजूद एडमंड बर्ग इसकी आलोचना करता है। बर्ग का मानना है कि उदारवादी विचारधारा इतिहास और परंपरा को उचित महत्व नहीं देती है, जबकि वास्तविकता यह है कि अतीत से पूरी तरह से संबंध तोड़ लेना ना तो संभव है और ना ही उचित है। साथ ही मानवीय बुद्धि और विवेक को उदारवाद में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और इस बात को नज़रअंदाज किया गया है कि इतिहास में संयोग और ईश्वरीय इच्छा की भी अपनी भूमिका है। उसने ये भी कहा कि उदारवाद राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है जो समझौते का परिणाम है, जबकि
आलोचकों का ये मानना है कि राज्य मानवीय गुणों के विकास की सबसे आदर्श और शाश्वत संस्था है। अराजकतावादियों और आदर्शवादियों के अनुसार जितनी स्वतंत्रता का समर्थन उदारवाद में किया गया है, इससे पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ हद तक सीमित और नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। मार्क्सवादियों ने भी इसी आधार पर उदारवादी विचारधारा का विरोध किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस तरह से पूंजीवाद का समर्थन करके उदारवादियों ने एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जिसमें औद्योगिक विकास तो हुआ, परंतु उसके साथ साथ ही जो समाज का गरीब तबका था उसके लिए उसकी दशा बहुत खराब हो गई।